नमस्कार साथियों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बाकी के बचे हुए डायमेंशनल फार्मूला को सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो से हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है इसके कुछ नियम सीख रहे थे, इसके कुछ मेथड से हम लोग सीख रहे थे। और सीखते सीखते 26 नंबर तक आप पहुँचे हैं हम लोग। और आज का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो प्रेशर ग्रेडियंट है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने बहुत सारा किया है। प्रेशर किया था, स्ट्रेस किया था, स्ट्रेन किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किया था, सरफेस टेंशन किया था, सरफेस एनर्जी किया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। जब हम प्रेशर को किसी भी डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, आपको बस अभी इतना ही याद रखना है। आगे हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आपको प्रेशर तो आप लोगों ने समझा है। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। हमने आपको बताया था कि छोटे टर्म में आप याद रखेंगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। और इसका डायमेंशन फार्मूला जो है m1l-1t-2 था। तो जब हम इस प्रेशर को किसी लेंथ से या किसी डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो अब वह नई क्वांटिटी जो है ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। अगर हम प्रेशर को डिवाइड कर रहे हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा, वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट का जो एक्चुअल फार्मूला होगा वो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। हम यहाँ पर इसके फार्मूला को लिख लेंगे, ठीक है। और इसके फार्मूला को जैसा कि हमने आपको बताया है यहाँ पर कि इसका जो फार्मूला होगा दैट विल बी प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस। और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला m1l-1 और t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। और इसके बाद आपको डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0l1t0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो एक्चुअल फार्मूला आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला दैट इज m1 और l, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 और फिर से ये -1 मिल करके क्या हो जाएगा, -2। और फिर t का पावर -2 + 0, सॉरी -2 -0, यानी कि क्या हो जाएगा, -2। तो कुल मिलाकर के ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का। तो अब प्रेशर ग्रेडियंट के बाद बारी आ जाता है प्रेशर एनर्जी का। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी, लिक्विड में जो प्रेशर के कारण एनर्जी होता है दैट इज द
प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर आपको जानना है प्रेशर एनर्जी, यानी कि प्रेशर एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट विल बी प्रेशर, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में वॉल्यूम, यानी कि कैपिटल भी। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, m1 L-1 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, इनटू वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L3 T0। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुटता है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, और -1 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और -2 + 0 क्या हो जाएगा -2। सो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला जो है प्रेशर एनर्जी का क्या आ गया, प्रेशर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब जो नेक्स्ट है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। उसी में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे विस्कोसिटी, और उसी विस्कोसिटी में ये टर्म आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फिलहाल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो फोर्स इनटू एरिया और साथ ही साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो फोर्स बाय एरिया और इनटू में हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्चुअल फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग एक सिंबल है ईटा, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस सिंबल इज नोन एज ईटा, ठीक है। ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ईटा पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंबल है किसका, विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये जो है फोर्स, और यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, तो विस्कस फोर्स, ओके। तो फोर्स बाय एरिया और इनटू में वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L2 और T0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मैंने बताया था यहाँ पर ऊपर कि किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो सिंपल हम उसे डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं या फिर लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो वेलोसिटी को हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला, वो L1 T-1, उसको जब हम डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो L कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा T-1, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा
वो आप पूरी डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर आप सीधा सीधा उसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो मैं पूरा डिटेल से लिख देता हूँ। चूँकि वेलोसिटी बाय लेंथ होता है तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 L1 t-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। एंड ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट का सीधा L1 m0 L1 और t0। तो ये पूरा हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पूरी क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जरा सा आप समझने का प्रयास करें। ये हो जाएगा m1 ऊपर L1 t-2 ऊपर में, यहाँ सॉल्व किए तो L0 हो गया और t-1 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो m0 L2 t-1। यहाँ पर क्या हो जाएगा m0 L2 और t-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मल्टीप्लाई होगा। अब जो फाइनल डायमेंशनल फार्मूला किसका, ईटा का निकालना है, तो अब इसको घटाएंगे पावर, तो 1 माइनस 0 ये 1 ही होगा। और यहाँ पर L 1 - 2 घट करके क्या बच जाएगा -1, और ये ऊपर जा कर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा t-1। तो m1 L-1 t-1 is the dimensional formula of coefficient of viscosity। किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ viscosity। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ viscosity is m1 L-1 t-1। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि स्क्रीन में दिखाया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, थीटा से। और जब कोई वस्तु किसी सर्कल में, मान लिए ये सर्कल है और इस सर्कल का ये केंद्र है, और इस केंद्र से इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है यानी परिधि है, उसकी दूरी जो है वो r है। ये r डिस्टेंस हो गया, ये o हो गया, और यहाँ पर ये बॉडी a है। ये बॉडी क्या है कि a से चला जाता है b पर, b पर जब जाता है यहाँ पर b पर, यहाँ पहले a पर था, जब a से b पर जाता है उस दरमियान जो केंद्र पर कोण बनता है वो थीटा है। कोण पर क्या है, थीटा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता हो, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता हो तो केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर OA, ठीक है। एरिया वेक्टर OA के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, कोणीय विस्थापन कहेंगे। और आप जानते हैं इस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। थीटा का वैल्यू होता है आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस, आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। ये डिस्टेंस आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर्क, आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस। ये हो गया इसका फॉर्मूला। आर्क AB जो है एक प्रकार का लेंथ है, तो इस लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, m0 L1 t0। और रेडियस भी लेंथ होता है, केंद्र से यहाँ तक का दूरी, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L1 t0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस थीटा का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो m0 L0 t0 ये आएगा। और आपको आगे बता चुके हैं कि अगर किसी के पावर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो m का वैल्यू 1,
एल का भी वैल्यू 1, टी का भी वैल्यू 1 हो गया, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। और इसी को हम लोग यानी डायमेंशन लेस कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार का क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और जो हमारा एंगल है, चूंकि ये एंगल है तो एंगल भी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये जो एंगल होगा, एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल, कोई भी एंगल हो, एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। या फिर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो अगर आप लिखना चाहें तो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, या फिर सीधा सीधा 1, ठीक है, बात सब एक ही है, ठीक है। तो अब एंगल के बाद हम लोग आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओमेगा, ठीक है। ये डब्लू के रूप में भी लिखा जाता है और कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, ओमेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को इस डब्ल्यू वाले जो सिंबल है, जिसको हम यहाँ ओमेगा कह रहे हैं ग्रीक वर्ड में, इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंगुलर वेलोसिटी बराबर जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम, जिसे आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट। इसी तरह से टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम नॉट, एल नॉट, टी 1। और जब इन सभी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इस ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम नॉट आएगा, एल नॉट आएगा और टी -1 आएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी के बाद अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो अभी हम लोग बताए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ये भी एक प्रकार से डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है, सेक थीटा हो गया, फिर कॉसेक थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। इसी तरह से ये सब जो रेशियो है, ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसको किसको हम बोल रहे हैं, साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा हो गया, फिर टेन थीटा हो गया, टेन थीटा, फिर इसी का उल्टा ले लें, ठीक है, तो को सेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो तो इन सभी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो, जैसे आप साइन को ही ले लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर भी एक प्रकार का लेंथ है, हाइपोटेनियस भी एक प्रकार का लेंथ है ना। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर लेंथ है तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला L1 हो गया। और जब L1 हो गया तो दोनों का वैल्यू जो है नॉट हो जाएगा, ठीक है। और नॉट हो जाएगा मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट हो जाएगा। सो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये सभी जो हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये क्या है, डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस है तो हम इसे लिख सकते हैं एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 1, डायमेंशन
लेस क्वांटिटी, क्योंकि अगर आप एक को ही हम दिखाते हैं, अगर साइन थीटा ले लिए तो साइन थीटा बराबर आप लिखते हैं पी बाय एच, और पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर मान लिया जाए थीटा है, ये जो है थीटा है, तो ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया एच। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L1, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला L1, और ये कट गया तो हो गया L0, और इसको पूरा अगर लिखेंगे तो M0 L0 T0, और इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो कोई भी आप ले लें, साइन थीटा ले लें, कॉस थीटा ले लें, ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा क्या होता है, 1 होता है, या फिर सीधा सीधा कहें कि ये एक प्रकार से डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से भी, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दे दिया आपको कि कॉसेक थीटा का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, इट इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है, वहाँ पर आपको लिख देना है M0 L0 T0, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि ये कैसा क्वांटिटी है, तब आप लिखेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, और जब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना बोला जाए तो आप ये लिखें M0 L0 T0, क्लियर। तो आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, जैसे प्रेशर एनर्जी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग 31वें नंबर पर पहुंच गए, यानी हम लोगों ने लगभग 31 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे कुछ और नए नए फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 31 के बाद हम लोग 32 में बढ़ते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बाद अब बारी आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बाद अब एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी के बाद अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, हम बात कर रहे हैं किसकी, तो नंबर हो जाएगा 31, 32 यानी 32। दिस विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, अल्फा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको इसका एक्चुअल फार्मूला लिखना होगा, और एक्चुअल फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि ये हो गया t और ये हो गया ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का अभी आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपने निकाला है M0 L0 और T-1, और यहाँ पर हो जाएगा टाइम का M0 L0 T1। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा अल्फा के लिए वो हो जाएगा M0 L0 और T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद अब हम लोग आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद जो है रेडियस ऑफ जायरेशन, एक छोटा सा टर्म होता है रेडियस ऑफ जायरेशन।
तो 32 एंड दिस इज द 33 रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको कभी कभी गायरेशन भी पढ़ते हैं। और रेडियस ऑफ जायरेशन को जनरली के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेडियस ऑफ जायरेशन को समझने से पहले थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। चूँकि कोई भी मान लिया जाए ये बॉडी है, तो इसमें सब जगह पर अपना अपना पार्टिकल है, तो उसका वहाँ पर मास है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ मास है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ मास है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ मास है। तो मान लिए कि ये एक जो पार्टिकल है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर किसी भी वस्तु का सारा मास एकत्रित हो, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का जो दूरी होगा किसी एक्सिस से, मान लिया जाए ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और इस एक्सिस के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये वस्तु जो है घूम रहा है। तो ये वस्तु जब घूम रही है तो इसका जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस से, ये एक्सिस हो गया रोटेशनल एक्सिस, ओ वाई इज द रोटेशनल एक्सिस अबाउट विच दिस बॉडी इज रोटेटिंग। तो इस रोटेशनल एक्सिस से इस सेंटर ऑफ मास का जो दूरी होता है, उसी दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो ये एक प्रकार से डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, डिस्टेंस किसका, सेंटर ऑफ मास का और रोटेशनल एक्सिस का। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एम नॉट एल नॉट, ठीक है, एम नॉट और एल नॉट नहीं, L1 और T नॉट। तो कुल मिलाकर के इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो एम नॉट L1 और हो गया T नॉट। तो रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग चलते हैं। ठीक है, 33 के बाद अब बारी है 34 की। 34 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग MI से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, और इस रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, यानी अगर कहें तो मास के लिए m और इनटू में रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि k का स्क्वायर। तो मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 और L0 T0, और k का डायमेंशन फॉर्मूला अभी ऊपर हम लोग निकाले, m0 L1 T0। सबको कंप्लीट कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 L1 T0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 L1 और T0, m1 L1 और T0। और एक मिनट, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना का है। स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं लिखा और इसलिए ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ये, और स्क्वायर होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा। मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मास है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L0 T0,
और रेडियस ऑफ जायरेशन का m0 L1 T0। तो चूंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो यहाँ पावर पावर गुना हो जाएगा। 0 इंटू टू 0, 1 इंटू टू 2, 0 इंटू टू 2 हो जाएगा। अब गुना में पावर जुटता है तो m प्लस 0 है ना, यहाँ 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया कितना, m1 L2 और T0। इसके बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला है, सबसे पहले हम लोग उसी को लिखते हैं। नेक्स्ट 34 से अब आते हैं आगे 35 की तरफ। दिस वन इज द 35 और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 L2 T0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का हमने पीछे बताया आपको क्या हो जाएगा, m0 L0 और T-1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस 0 2 और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 35 के बाद जो है 36। दिस इज द 36 और 36 जो है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या फिर इसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, जिसे टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन सभी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम होता है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है m1 L1 T-2 और डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, कोई भी डिस्टेंस हो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m0 L1 T0। और इन सभी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा, आपको जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका m1 L2 T-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स
मोमेंट ऑफ कपल, सॉरी यहाँ पर जो है ये दोनों मैंने एक ही लिख दिया है, कपल, ठीक है, COUPLE, कपल, ठीक है, या फिर हो गया ये टॉर्क, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, M1L2T-2, M1L2T-2। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी से रिलेटेड जो है हम लोग और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, कुल मिलाकर के 50 तक लिखेंगे, ठीक है। तो 10-15 में और बता दूंगा, उसके बाद इतना काफ़ी है, आपका जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आगे की फिर हम लोग जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको लिखते चलेंगे। क्लियर? ओके, धन्यवाद।